रात के 2:30 थे। सन्नाटा ऐसा कि अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैं अपनी रिसर्च के पुराने पन्नों को पलट रहा था। तभी एक नोटिफिकेशन आया। 2 साल पहले की बात है। मेरी स्क्रीन पर एक गुमनाम रिसर्चर का ईमेल फ्लैश हुआ। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हम पिरामिड्स को गलत नजरिए से देख रहे हैं। वो बनाए नहीं गए, बल्कि उन्हें अनबिल्ड किया गया है। शुरू में मुझे लगा कि ये कोई मामूली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इंटरनेट ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है, एलियंस, खोई हुई टेक्नोलॉजी और क्या कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने उस ईमेल के साथ भेजे गए डेटा, 10 साल की मेहनत और वो 3D मॉडल्स देखे, मेरी रातों की नींद उड़ गई। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको उस सफ़र पर ले जाऊंगा जिसने इतिहास के सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश की है। हम जिन सबूतों को आज तक ढूंढ रहे थे, वो विशाल रैम्प्स, वो औजार, वो मलबा, वो कभी गायब नहीं हुए थे। वो शायद हमारी आंखों के सामने ही थे, बस हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। क्या ये मुमकिन है कि गीज़ा के महान पिरामिड वैसे नहीं बने जैसे हमें किताबों में पढ़ाया गया? चलिए समय के पीछे चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ने अभी तक पहिए का सही इस्तेमाल नहीं सीखा था, जहां लोहा अभी भी भविष्य की बात थी। गीज़ा के पिरामिड आज से लगभग 4500 साल पहले बनकर तैयार हुए थे। ये समय की गहराई इतनी ज़्यादा है कि हमारा दिमाग इसे प्रोसेस नहीं कर पाता। जब मशहूर रानी क्लियोपेट्रा पिरामिडों को देखती थी तो उनके लिए भी ये उतने ही पुराने और रहस्यमयी थे जितने आज हमारे लिए हैं। क्लियोपेट्रा का समय पिरामिडों के निर्माण से करीब 2500 साल बाद का है। यानी आज हम क्लियोपेट्रा के जितना करीब हैं, वो पिरामिडों से उससे कहीं ज़्यादा दूर थी। रोमन सम्राट जब मिस्र को जीतने आए तो वो इन ढांचों को देखकर दंग रह गए। उनके लिए भी ये प्राचीन थे। 4000 सालों से भी ज़्यादा वक्त से इंसान इन पत्थरों को देख रहा है, इनके ऊपर चढ़ा है, इनके अंदर घुसा है। लेकिन आज भी एक बुनियादी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, आखिर कैसे? 60 लाख टन पत्थर, 146 मीटर की ऊंचाई, बिना किसी क्रेन या मॉडर्न मशीनरी के। क्या वाकई ये सिर्फ मेहनत का नतीजा था या कुछ ऐसा जो हम आज तक समझ नहीं पाए? पिरामिड की तकनीकी बारीकियां किसी भी इंजीनियर का सिर चकरा देने के लिए काफ़ी है। ग्रेट पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं। एक एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 88 पत्थर से। ज़रा सोचिए, 80 टन का पत्थर, ये आज की सबसे भारी क्रेन के लिए भी एक चुनौती है। लेकिन सिर्फ वजन ही सब कुछ नहीं है, असली जादू है सटीकता, प्रिसिजन। पिरामिड का बेस लगभग एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की त्रुटि है। इसकी ढलान, इसका एंगल इतना सटीक है कि अगर 1 इंच की भी गलती होती तो ये चोटी तक पहुंचते पहुंचते बिखर जाता। और सबसे चौंकाने वाली बात है इसका अलाइनमेंट। ये पिरामिड ट्रू नॉर्थ की तरफ इस कदर अलाइन है कि इसमें मात्र 1/15 डिग्री का अंतर है। याद रखिए, उस वक्त न कंपास था, न GPS और ना ही लेजर। उन्होंने सिर्फ तारों की स्थिति देखकर पृथ्वी की धुरी का सही अंदाजा लगा लिया था। गणितज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि पिरामिड की ऊंचाई और उसके बेस का अनुपात रेशियो पृथ्वी के कर्वेचर से मेल खाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी लोकेशन का लैटिट्यूड प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट के नंबरों से मिलता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर मिस्र के लोगों के पास कोई ऐसा ज्ञान था जो वक्त के साथ कहीं खो गया? अक्सर जब हम पिरामिड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हॉलीवुड फिल्मों जैसे सीन आते हैं। हजारों गुलाम कोड़े खा रहे हैं और पत्थर खींच रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। मिस्र की सभ्यता एक बेहद संगठित मशीन की तरह काम करती थी। नील नदी इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती थी। हर साल जब नील में बाढ़ आती थी तो खेती रुक जाती थी। तब हजारों की तादाद में किसान और मजदूर पिरामिड के काम में लग जाते थे। पुरातत्वविदों को गीज़ा के पास एक पूरी वर्कर्स कॉलोनी मिली है। वहां से मिले कंकालों की जांच से पता चला है कि इन लोगों को बेहतरीन मेडिकल सुविधा दी जाती थी। टूटी हुई हड्डियों के जुड़ने के निशान मिले हैं जो उस वक्त की सर्जरी का सबूत है। उन्हें अच्छा खाना, बेकरी से ताज़ी रोटियां और बियर दी जाती थी। ये गुलाम नहीं थे, ये वो हुनरमंद कारीगर थे जिन्हें समाज में सम्मान मिलता था। हमारे पास सब कुछ है। उनकी डायरिया मिली है, जैसे मेरर की 4500 साल पुरानी लॉगबुक, जिसमें लिखा है कि पत्थर कहाँ से आए, कितने दिन लगे। लेकिन उस पूरी लॉगबुक में एक भी जगह ये नहीं लिखा कि उन पत्थरों को 400 फीट की ऊंचाई पर सेट कैसे किया गया। रिकॉर्ड सबका है, सिवाय उसे कैसे के यहीं से शुरू होती है थ्योरीज की जंग। सबसे पुरानी और मशहूर थ्योरी है एक्सटर्नल स्ट्रेट रैम्प। कहा जाता है कि एक लंबी ढलान बनाई गई और पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाया गया। सुनने में आसान लगता है, लेकिन गणित इसे फेल कर देता है।
146 मीटर की ऊंचाई तक पत्थरों को 7 डिग्री की सुरक्षित ढलान पर ले जाने के लिए वो रैंप कम से कम 2 किलोमीटर लंबा होना चाहिए था। इतना बड़ा रैंप बनाने में पिरामिड से भी ज़्यादा पत्थर और मेहनत लगती, और सबसे बड़ी बात, गीज़ा के मैदान में उस रैंप का कोई नामो निशान नहीं मिला। इतना मलबा कहाँ गया? फिर आई स्पाइरल रैंप की थ्योरी कि पिरामिड के चारों तरफ घूमता हुआ रास्ता बनाया गया। इसमें दिक्कत ये थी कि जैसे जैसे पिरामिड ऊपर जाता, रास्ता संकरा होता जाता और कोनों कॉर्नर्स पर पत्थरों को घुमाना नामुमकिन हो जाता। साथ ही इंजीनियर पिरामिड की अलाइनमेंट चेक नहीं कर पाते क्योंकि रैंप ने पूरे ढांचे को ढक लिया होता। 2015 में जीन पियरे हुडीन की इंटरनल रैंप थ्योरी चर्चा में आई। उन्होंने कहा कि पिरामिड के अंदर एक स्पाइरल सुरंग थी। म्योन टोमोग्राफी स्कैन में पिरामिड के अंदर एक विशाल खाली जगह, द बिग वॉइड, भी मिली, जिससे इस थ्योरी को बल मिला। लेकिन आज तक कोई ऐसी स्पष्ट सुरंग नहीं मिली जो चोटी तक जाती हो। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो किसी भी बिल्डर के लिए डरावना सपना है। पिरामिड की चोटी यानी अपेक्स पिरामिड बनाना नीचे से आसान है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं मार्जिन ऑफ एरर खत्म हो जाता है। अगर नीचे 1 सेंटीमीटर की गलती हुई तो ऊपर जाते जाते वो कई मीटर का अंतर पैदा कर देगी और चारों किनारे कभी एक बिंदु पर नहीं मिलेंगे। दुनिया की बाकी सभ्यताओं ने, चाहे वो माया सभ्यता हो या मेसोपोटामिया, हमेशा फ्लैट टॉप पिरामिड बनाए। उन्होंने कभी चोटी को शार्प करने का रिस्क नहीं लिया। लेकिन मिस्र के कारीगरों ने यह कर दिखाया। कैसे? अगर वहां रैंप था तो वो चोटी को देखने में बाधा बनता। बिना किनारों को देखे आप इतनी सटीक चोटी कैसे बना सकते हैं? यहीं पर वो नई थ्योरी आती है जो सब कुछ बदल देती है। सैक्रिफिशियल स्ट्रक्चर मॉडल या अनबिल्ट थ्योरी। जरा सोचिए, अगर उन्होंने पिरामिड को शुरू से पिरामिड की तरह बनाया ही ना हो तो? इस थ्योरी के मुताबिक सबसे पहले गीज़ा के नेचुरल लाइमस्टोन प्लेटों का फायदा उठाया गया। उन्होंने पहले पूरे इलाके को समतल किया और सीढ़ियां टेरेसेस बनाई। इसके बाद उन्होंने एक पिरामिड नहीं बल्कि एक विशाल ट्रेपेजॉइड या एक ब्लॉक जैसा ढांचा खड़ा किया। ये ढांचा पिरामिड से कहीं ज्यादा बड़ा और चौड़ा था। इसमें रैंप बाहर से नहीं जोड़े गए थे बल्कि वो इस ढांचे के अंदर ही इंटीग्रेटेड थे। इसे ऐसे समझिए, पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा चबूतरा बनाया जिसका टॉप बिल्कुल फ्लैट और चौड़ा था। इस फ्लैट टॉप पर सैकड़ों मजदूर खड़े होकर बिना किसी डर के भारी से भारी पत्थर को चोटी तक पहुंचा सकते थे। जब ये विशालकाय ढांचा तैयार हो गया तब असली जादू शुरू हुआ। उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ पत्थरों को तराशना, कार्विंग शुरू किया। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के एक बड़े टुकड़े से मूर्ति निकालता है, वैसे ही उन्होंने उस विशाल मलबे और एक्स्ट्रा पत्थरों के ढांचे से परफेक्ट पिरामिड निकाला। इसे कहते हैं अनबिल्डिंग। ये तरीका क्यों कारगर है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ऊपर एक फ्लैट वर्किंग प्लेटफॉर्म होने की वजह से अपेक्स चोटी को सेट करना बेहद आसान हो गया। दूसरा, चारों एजेस हमेशा नज़र में थे जिससे अलाइनमेंट कभी नहीं बिगड़ी। और तीसरा, 7 डिग्री की सुरक्षित ढलान के अंदर ही सारा काम हो गया। लेकिन आप पूछेंगे कि वो बाकी का 20 लाख टन पत्थर कहाँ गया? यहीं पर रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। गीज़ा प्लेटो एक कंस्ट्रक्शन साइट नहीं बल्कि एक निर्माण इंजन था। जो एक्स्ट्रा पत्थर ग्रेट पिरामिड को तराशते वक्त निकले, उन्हें बगल में बन रहे दूसरे पिरामिड या मंदिरों की नींव में इस्तेमाल कर लिया गया। मिस्र के लोग बर्बादी नहीं करते थे, वो एक क्लोज्ड लूप सिस्टम में काम कर रहे थे। रैंप गायब नहीं हुए, वो बस दूसरे पिरामिड का हिस्सा बन गए। इस थ्योरी को सपोर्ट मिलता है नेगेटिव एविडेंस से। हमें बाहरी रैंप नहीं मिला, हमें मलबे के पहाड़ नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो मलबा ही तो अगला पिरामिड था। जैसा कि कहा जाता है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। सबूतों का ना होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो कभी थे ही नहीं। शायद उन्हें जानबूझकर हटाया गया ताकि वो पवित्र ढांचा अपनी पूरी भव्यता में खड़ा रह सके। एक और दिलचस्प सबूत है बॉन्डिंग स्टोन्स। अगर आप खाफरे के पिरामिड को करीब से देखें तो वहाँ पत्थरों का एक खास पैटर्न दिखता है। वहाँ कुछ छोटे टेपर्ड पत्थर है जो वर्टिकल स्ट्रीम्स में लगे हैं। यह इस बात का इशारा है कि अलग अलग टीमें एक साथ काम कर रही थी और वो स्टिचिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके लिए कोने स्टार्टिंग पॉइंट थे, एंडिंग पॉइंट नहीं। ये तभी मुमकिन है जब आपके पास एक खुला वर्किंग डेक हो, न कि कोई संकरा रैंप। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी में प्रूफ की परिभाषा गणित जैसी नहीं होती। यहाँ हम सबसे कम गलत उत्तर, लीस्ट स्ट्रॉन्ग आंसर की तलाश करते हैं। कोई भी थ्योरी तब तक सही मानी जाती है जब तक कि वो जमीन पर मिले, साक्ष्यों से मेल खाती हो। हम पिरामिड को तोड़कर उसके अंदर झांक नहीं सकते, इसलिए हमें लॉजिक का सहारा लेना पड़ता है। आज भी बहुत से लोग एलियन थ्योरी की तरफ भागते हैं
क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग को रहस्य पसंद है। हमें यह मानने में डर लगता है कि 4500 साल पहले का इंसान हमसे ज़्यादा सब्र वाला और शायद हमसे ज़्यादा स्मार्ट था। इसे कॉग्निटिव क्लोजर कहते हैं। जब हमें कोई जवाब नहीं मिलता तो हम उसे किसी सुपरनेचुरल ताकत से जोड़ देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इंसानी हाथों ने ही वो पत्थर तराशे थे। शायद पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि वो कैसे बने, बल्कि ये है कि उन्होंने हमें सदियों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आज हमें पक्का पता चल जाए कि पिरामिड कैसे बने थे, तो क्या उनकी चमक कुछ कम नहीं हो जाएगी? ये रहस्य ही है जो उन्हें महान बनाता है। ये हमारे पूर्वजों की उस प्रतिभा का स्मारक है जो हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान ठान ले तो वो ज़मीन पर बैठकर तारों को छूने वाला ढांचा खड़ा कर सकता है, चाहे वो अनबिल्ट किए गए हो या किसी ऐसे तरीके से बनाए गए हों जिसे हम आज भी नहीं जानते। एक बात साफ है, गीज़ा के वो पत्थर आज भी हमसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि समय धूल बन सकता है, सभ्यताएं मिट सकती है, लेकिन इंसानी इरादा पत्थरों पर भी अपनी छाप छोड़ सकता है। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में AI या एडवांस्ड स्कैनिंग तकनीक कभी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएगी, या फिर कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खुलना चाहिए? क्या सैक्रिफिशियल स्ट्रक्चर मॉडल आपको लॉजिकल लगता है, या आपके पास कोई और थ्योरी है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये चर्चा हज़ारों सालों से चल रही है और शायद आपके पास वो एक नज़रिया हो जो हम मिस कर रहे हैं। अगली बार जब आप पिरामिड की कोई तस्वीर देखें तो बस इतना सोचिएगा, क्या वो पत्थर ऊपर ले जाए गए थे या वो वहाँ पहले से मौजूद एक बड़े सपने का हिस्सा थे जिसे तराश कर बाहर निकाला गया? सोचिएगा ज़रूर।